हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है टेल मी समथिंग। मूवी की शुरुआत में हम एक अपार्टमेंट के अंदर ह्यून को जाता हुआ देख पाते हैं और अब सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। इधर कैमरा ह्यून पर वापस आता है जो कि पोस्टमार्टम बेड पर लेटा हुआ था और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो ह्यून का हाथ एक सर्जिकल नाइफ से काटने लगता है। ऐसे ही काटते काटते वो अनजान आदमी ह्यून के पैरों और हाथों को अलग कर देता है और फिर एक काली पन्नी में उसके बॉडी पार्ट्स को डाल देता है। इसी बीच हमें एक पेंटिंग भी दिखाई जाती है। इस पेंटिंग में कुछ लोग एक आदमी की सर्जरी कर रहे थे। ये पेंटिंग थोड़ी फटी हुई थी। खैर अभी ये अनजान आदमी उस काली पन्नी को अपनी गाड़ी में डालकर कहीं चला जाता है और अब सीन डिटेक्टिव चो पर आता है जिससे कुछ इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। असल में चो की मॉम 1 साल से हॉस्पिटल में थी और अब वो मर गई है, लेकिन 1 महीने पहले पार्क नाम के एक क्रिमिनल ने डिटेक्टिव चो की मदर का सारा हॉस्पिटल बिल भर दिया था, जो कि एक अजीब बात है क्योंकि उस क्रिमिनल को पकड़ने की जिम्मेदारी डिटेक्टिव चो को ही मिली थी और उसी ने चो की मां का बिल भरा जो कि 85 मिलियन वॉन था। इसलिए पुलिस को शक है कि चो ने पार्क से रिश्वत ली है, पर इधर चो इन गुनाहों को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम चो को एक क्राइम सीन में देख पाते हैं। असल में इधर सिंजो नाम का एक लड़का बिल्डिंग से गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। सिंजो पेशे से एक चोर था और वो जरूर इधर भी चोरी करने आया होगा। जो सिंजो के कोट के बाजू में एक बटन देखता है जो कि दूसरे बाजू में नहीं था, तो जो उस बटन को अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रख लेता है। वहीं सिंजो का छोटा भाई पुलिस से कह रहा था कि उसका भाई चोर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में चो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद रात के टाइम चो एक ब्रिज के नीचे जाता है। असल में यहाँ पर एक गाड़ी के अंदर पुलिस को एक कटी लाश मिली है जिसके दोनों हाथ गायब हैं। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे बहुत दिन पहले काटा गया था। नेक्स्ट सीन में हम एक लैब देख पाते हैं। इधर डॉक्टर डिटेक्टिव चो और डिटेक्टिव मिंग को बताता है कि इस लाश के साथ 2 जो पैर मिले हैं वो इस बॉडी के नहीं है, ये किसी और के बॉडी के पैर हैं। मतलब कि एक और खून भी हुआ है और जो भी किलर है उसे एनाटॉमी बहुत अच्छे से करनी आती है और विक्टिम को एनेस्थीसिया देकर जिंदा काटा गया है, जिस कारण ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद सीन सीधा एक लिफ्ट के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग थे। तभी एक छोटा बच्चा जो कि ट्रॉली से खेल रहा था वो एक काले पॉलिथीन को देखता है और उस पॉलिथीन पर वो बच्चा ट्रॉली चढ़ा देता है। उस पॉलिथीन के फटते ही बहुत सारा खून निकलने लगता है और इसमें भी एक कटी हुई लाश थी। इस लाश को देखकर लिफ्ट के अंदर के सारे लोग बहुत चिल्लाने लगते हैं और पूरी तरह से डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यही चीज चो का सीनियर उसे बताता है और कहता है कि ये जरूर उसी किलर का काम है जिसने ब्रिज पर वो लाश छोड़ा था और इस केस को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपनी एक नई टीम बनाओ और सीक्रेटली इस केस की जांच करो। तो अब नेक्स्ट डे ही चो एक खाली पड़ी जगह में अपनी नई टीम का सेटअप कर लेता है। इसके बाद सीन रिवर्स साइड के एक बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ आता है जहाँ पर एक आदमी वैसी ही काली पॉलिथीन को देखता है जैसा हमने लिफ्ट में देखा था और थोड़ी देर बाद सारी पुलिस यहाँ पहुँच जाती है। असल में इस पॉलिथीन में भी एक लाश थी। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि चो को बताता है कि जो 2 हाथ तुम लोगों को बास्केटबॉल ग्राउंड के पास मिले हैं वो पहले विक्टिम के हैं जिसकी बॉडी ब्रिज पर मिली थी, लेकिन अब तीसरे विक्टिम का दिल गायब है और अभी तक तीनों में से किसी भी विक्टिम की असली पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन आगे डॉक्टर कहता है कि पहले विक्टिम के दांत में इम्प्लांट किया गया था और इस तरह का इम्प्लांट सिर्फ सियोल सेंट्रल हॉस्पिटल में ही होता है और शायद वहां पता करने से पहले विक्टिम की आइडेंटिटी तुम्हें पता चल जाए। नेक्स्ट सीन में हम चो को देख पाते हैं जो कि विक्टिम्स की बॉडीज के बारे में सोच रहा था। इधर हमें पता चलता है कि जो पैर लिफ्ट में मिले थे वो ब्रिज में मिले विक्टिम के पैर हैं, लेकिन अभी तक ब्रिज वाले विक्टिम की बॉडी मिसिंग है और जो हाथ इन्हें बेसबॉल ग्राउंड पर मिले थे वो लिफ्ट वाले विक्टिम के हैं। वहीं तीसरे विक्टिम यानी कि बेसबॉल वाले विक्टिम का दिल अभी भी गायब है, जिससे ये पता चलता है कि अभी तक पहले विक्टिम की बॉडी, दूसरे विक्टिम का पैर और तीसरे विक्टिम के हाथ और दिल गायब है। फिर नेक्स्ट सीन में चो पहले विक्टिम के इम्प्लांट से उसकी आइडेंटिटी पता कर लेता है। हमें पता चलता है कि पहले विक्टिम का नाम पार्क है। इधर इन्हें एक लेडी सियोन चैन के बारे में पता चलता है
जो कि म्यूजियम में एज ए क्यूरेटर काम करती है, साथ ही में वो पेंटर भी है और सियोन थर्ड विक्टिम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में चो सियोन से मिलने जाता है और अब सियोन को थर्ड विक्टिम की पहचान के लिए ले जाया जाता है। इधर सियोन ह्यून को पहचान जाती है। चो सियोन को बताता है कि ह्यून ने तुम्हें अपने रिश्तेदारों की लिस्ट में डाला था, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? तो सियोन कहती है नहीं, ह्यून की फैमिली तो बहुत टाइम पहले ही यहाँ से माइग्रेट हो गई थी। इसके बाद जो सियोन को लिफ्ट की रिकॉर्डिंग दिखाता है ताकि वो क्रिमिनल को पहचान पाए, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद सियोन चो को बाकी दोनों विक्टिम की लाश की फोटो भी दिखाता है और अब सियोन बताती है कि वो तीनों विक्टिम को जानती है। जिसके बाद ये सीन इधर ही कट हो जाता है और अब चो और मिंग सियोन को उसके घर तक लिफ्ट देती हैं। यहाँ पर हम एक अनजान आदमी को नोटिस कर पाते हैं जो कि सियोन पर नजर रख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर सबको बताता है कि जिसकी लाश एलिवेटर में मिली थी उसका नाम वू जिन था, जिसकी एज 27 साल थी और वो पेशे से एक आर्टिस्ट था। ऑटोप्सी से पता चला है कि उसे ही सबसे पहले मारा गया था और वू जिन कॉलेज के टाइम पर सियोन का बॉयफ्रेंड था, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी सियोन और वू जिन कांटेक्ट में थे और वू जिन की एक फियांसे भी थी। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि जिस इंसान की बॉडी इन्हें ब्रिज पर मिली थी उसका नाम पार्क था, जिसकी एज 35 साल थी और वो पेशे से एक म्यूजिशियन था और उसकी बॉडी हमें पहले मिली थी, पर असल में वो सेकंड विक्टिम था। पार्क की मुलाकात सियोन से फ्रांस में हुई थी, जहां पर पार्क की बीबी और बच्चे भी रहते हैं और जो विक्टिम बेसबॉल ग्राउंड में था उसका नाम ह्यून है। ह्यून के दोस्तों से पता चला है कि ह्यून सियोन से शादी करना चाहता था, लेकिन सियोन इससे राजी नहीं थी। यानी कि ये तीनों लोग ही सियोन के बॉयफ्रेंड रह चुकी थी और इनकी फैमिली भी यहाँ पर नहीं थी। साथ में इधर ये भी पता चलता है कि सियोन के फादर एक बहुत फेमस पेंटर हैं, लेकिन वो 5 साल पहले अब्रॉड चले गए और अब वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। ये सारी बातें चो नोट कर लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि चो सियोन का फोन टैप करवाता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता। तो अब ये लोग सियोन के घर जाकर उससे बात करने की सोचते हैं। यहाँ सियोन के घर के बाहर इन्हें सियोन की दोस्त लीसा मिलती है, जो बताती है कि मैं यहीं पास में रहती हूँ और मुझे सियोन ने बताया था कि आप लोग यहाँ पूछताछ के लिए ज़रूर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग सियोन के घर पर होते हैं। घर के अंदर चो कुछ अजीब से शो पीस नोटिस करता है, पर वो इतना इस पर ध्यान नहीं देता। हमें इधर पता चलता है कि वू जिन सियोन का कॉलेज टाइम पर बॉयफ्रेंड रह चुका था, लेकिन जब सियोन फ्रांस गई तब इनका ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद सियोन की मुलाकात फ्रांस में पार्क से हुई और जब सियोन कोरिया आई तब उसका पार्क से भी ब्रेकअप हो गया। फिर कोरिया में सियोन की मुलाकात ह्यून से हुई और इनका रिलेशनशिप भी कुछ सालों तक चला, लेकिन फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये तीनों ही विक्टिम शायद कोरिया में सियोन से मिलने के लिए आए थे और ये लोग इसीलिए इधर रहती थी और तीनों ही विक्टिम सियोन से टच में थे। इधर हमें ये भी पता चलता है कि सियोन की दोस्त लीसा एक डॉक्टर है। नेक्स्ट सीन में लैब डॉक्टर दोनों डिटेक्टिव को बताता है कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए किलर ने एक केमिकल का यूज किया था, जो कि बहुत रेयर और हाई क्वालिटी का केमिकल है। तो अब ये सब जानने के बाद चो सियोन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लीसा से मिलता है। लीसा चो को बताती है कि वो और सियोन एक ही हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन तब इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी और सियोन ने कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सियोन ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाती थी। इसी दौरान एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मेरी मुलाकात वापस से सियोन से हुई और तब से हम अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद सियोन ने आत्महत्या करने की कोशिश नहीं की। तो इतना पता करने के बाद चो सियोन पर और ज्यादा नजर रखने लगता है और उसे पता चलता है कि सियोन का एक दोस्त है जो कि म्यूजियम में उसी के साथ काम करता है और उसका नाम किम है। पर किम सियोन को बहुत पसंद करता है और वो उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। इसके बाद चो को पता चलता है कि जो रेयर केमिकल विक्टिम की बॉडी में मिला था उसे किम ने ही खरीदा था। तो अब ये लोग किम से पूछताछ करते हैं, लेकिन किम कहता है कि उसने ये सब केमिकल सिर्फ जानवरों के लिए खरीदा था, न कि किसी और चीज के लिए। लेकिन डिटेक्टिव मिंग को उस पर भरोसा नहीं होता। आगे मिंग किम से पूछता है कि तुमने भी एनाटॉमी सीखी है। किम बताता है कि ये मेरे पढ़ाई का हिस्सा था। यहाँ पर किम किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे रहा था और अपने लॉयर की मांग कर रहा था। इधर चोई नोटिस करता है कि किम का बिहेवियर थोड़ा अजीब है।
वहीं दूसरी तरफ सियोन जो कि अपने घर में थी, उसे बाहर से कोई आवाज आती है तो सियोन बाहर देखने जाती है। तभी सीन इधर ही कट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हम पुलिस को सियोन के घर पर देख पाते हैं। असल में सियोन पर किसी ने हमला किया था और ये शायद वही क्रिमिनल था, लेकिन तभी वहाँ पर लिसा आ गई थी और इसीलिए वो किलर भाग गया। जो सियोन से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन लिसा जो को सियोन से मिलने नहीं देती क्योंकि सियोन सदमे में थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम किम को उसके घर में देख पाते हैं। असल में किम के खिलाफ सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। यहाँ पर किम किसी से फोन पर बात करते करते स्टिकी नोट पर एक रूम नंबर लिख लेता है और हड़बड़ी में घर से निकल जाता है। तभी एक पल के लिए सीन किम के फ्रिज की तरफ आता है जो कि हल्का खुला हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चो को देख पाती हैं जो कि सियोन के घर की जांच कर रहा था। पर इधर चो को पता चलता है कि उस अजीब से शो केस के पीछे कैमरा लगा हुआ था, मतलब कि किलर जो कोई भी था वो सियोन पर नजर रख रहा था। और क्योंकि वो रेयर केमिकल पुलिस वालों को किम के पास मिला था, तो अब चो को लगता है कि किम ही हत्यारा है, इसलिए ये लोग किम के घर जांच करने जाती हैं। इधर इन्हें किम के फ्रिज के अंदर एक दिल मिलता है। जांच से पता चलता है कि ये दिल थर्ड विक्टिम यानी कि ह्यून का है। यहाँ पर चो एक स्टिकी नोट पर पेंसिल चलाता है और इस स्टिकी नोट पर 702 लिखा हुआ था। तो अब चो सियोन को देखने हॉस्पिटल जाता है, पर इधर उसे पता चलता है कि सियोन को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो एक जंगल के पास वाले घर में है जो कि सियोन का ही है। लिसा बताती है कि मैंने ही उसे वहाँ पर भेजा है ताकि सियोन थोड़ा रिलैक्स कर सके। तो अब ये दोनों डिटेक्टिव उस जंगल वाले घर में जाती हैं। यहाँ जो सियोन को अपने घर चलने के लिए मना लेता है क्योंकि सियोन का अकेला रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सियोन पर एक बार हमला हो चुका है और उस टाइम तो लिसा के कारण सियोन बच गई थी, पर अगर अब हमला हुआ तो शायद सियोन ना बच पाए। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोन को चो के घर पर देख पाते हैं। इधर चो सियोन को उसकी हिफाजत के लिए अपनी गन देता है ताकि वो किलर उस पर हमला करे तो सियोन उसका सामना कर पाए। जिसके थोड़ी देर बाद सियोन सो जाती है। तो अब चो एक स्टिकी नोट पर ये लिखकर चला जाता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। दूसरी तरफ एक आदमी किम के स्टूडियो में जाकर एक कैसेट वहां पर रख देता है। तभी चो किम के आर्ट स्टूडियो में आ जाता है। इधर चो को बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसे देख चो विंग को कॉल करके बताता है कि वो किम के ऑफिस के बाहर है और इधर एक गाड़ी है। इतना बताकर चो किम के स्टूडियो के अंदर जाता है। अंदर चो को सियोन की बहुत सारी फोटोज मिलती हैं। साथ ही में उधर एक कैसेट भी था जो कि पॉज था। चो उस कैसेट को प्ले करता है और वो देखता है कि इसमें किलर किम को मार रहा था। तभी चो को किसी के होने का आभास होता है और वो बाहर जाता है, पर गेट बाहर से किलर ने बंद कर दिया था। लेकिन इधर चो उस गेट को खोलकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि किलर गाड़ी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर किलर चो पर भारी पड़ता है क्योंकि किलर गाड़ी के अंदर था। चो यहाँ मरते मरते बचता है और वो किलर चो से बचकर भाग जाता है। यहाँ अंधेरे के कारण चो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। जिसके थोड़ी देर बाद इधर सारी पुलिस ऑफिसर आ जाती है और इन लोगों को बहुत अफसोस होता है क्योंकि इनके हाथों से वो किलर निकल गया। यहाँ से निकलने के बाद चो सीधा अपने घर जाता है और देखता है कि सियोन घर पर नहीं है। तभी चो अपनी गन चेक करता है और वो गन इधर ही थी। लेकिन तभी सियोन बाहर से कुछ खाने का सामान लेकर आती है। जो सियोन को उसकी इस हरकत पर बहुत डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कॉल करना, पर फिर भी तुम ऐसे बाहर चली गई। अगर तुम्हारा इतना ही बाहर जाने का मन था तो तुम्हें ये गन लेकर जाना चाहिए था। इधर गुस्से में सियोन कहती है कि उसे गन चलानी नहीं आती। तो चो कहता है कि तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हमारे पास कोई और दूसरा सस्पेक्ट भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे ही एक्स के मर्डर्स हो रहे हैं और तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं है। तो सियोन रोते हुए कहती है कि मैंने ही मर्डर किया है, अब तुम खुश हो ना। लेकिन चो कहता है कि अगर तुम मर्डरर होती तो मैं तुम्हें अपनी गन कभी नहीं देता। इसके थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि इनका झगड़ा शांत हो जाता है और अब चो सियोन को गन चलाना सिखाता है। दूसरी तरफ हम हाईवे में एक ट्रक को देख पाती हैं जिसके टायर के नीचे किम के बॉडी पार्ट्स आ जाती हैं, जिस कारण एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हमें पता चलता है कि इस बार किम का हेड गायब है, जिस कारण पुलिस वाले अब ये अंदाजा लगाती हैं कि जो भी उस किलर का अगला शिकार होगा उसके पास ही इन्हें किम का सिर मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम किम के घर पर ह्यून का दिल मिला था और वही अगला विक्टिम था। फिर हम नेक्स्ट सीन में चो को उसी एलिवेटर के अंदर देख पाते हैं जहां पर इन्हें सेकंड विक्टिम की लाश मिली थी।
तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और चो के ऊपर बहुत सारा खून गिरता है, जिससे चो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी चो की नींद खुलती है, यानी कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद चो और विंग डॉक्टर के पास जाती हैं। इधर डॉक्टर इन्हें बताता है कि जिस पॉलिथीन में ह्यून का दिल मिला था उसमें चारकोल जैसा सब्सटेंस है जो कि ड्राइंग में यूज किया जाता है। तो अब विंग उस पॉलिथीन के बारे में पता लगाता है और उसे पता चलता है कि ये पॉलिथीन डुयोंग शॉप की है। इस शॉप से पता करने पर विंग को पता चलता है कि ये चारकोल सियोन के फादर यूज किया करते थे, वो भी अपनी पेंटिंग के लिए। लेकिन 5 साल से उन्होंने ऐसा कोई भी सामान इस दुकान से नहीं खरीदा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम चो को सियोन के साथ देख पाती हैं। इधर चो सियोन से उसके फादर के बारे में पूछता है, क्योंकि अब सारा शक उसके फादर पे ही जा रहा था और उसके फादर सियोन से बहुत प्यार करते थे। सियोन चो को बताती है कि उसे नहीं पता कि उसके फादर अब किधर है, लेकिन चो के ज्यादा सवाल करने पर सियोन एक बहुत कड़वी सच्चाई रिवील करती है। असल में सियोन के फादर उसे बचपन से ही सेक्सुअली असॉल्ट करते थे, जिस कारण सियोन बहुत परेशान हो गई थी। और सियोन जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने फादर के कारण अपना घर छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन फिर भी उसके फादर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और उसके पीछे पीछे वो जहाँ भी जाती थी वहाँ पहुँच जाती थी। पर 5 साल पहले सियोन ने अपने फादर से सारे रिश्ते तोड़ दिए और वो फ्रांस चली गई। सियोन कहती है कि उसके फादर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सब बताते बताते सियोन बहुत घबरा जाती है, जिस कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। तो अब चो सियोन के पास बैठ जाता है और उसे सुलाता है। सियोन के बारे में पता चलने पर चो को सियोन के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी निकालने जाता है, पर तभी वो अपनी कार में किम का सर देखता है। इसका मतलब किलर का अगला विक्टिम अब चो है। यहाँ पर वो किलर भी कार में ही था। चो किलर की कार देख लेता है, पर किलर चो को वापस से चकमा देकर भाग जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस फोर्स आ जाती है और सियोन भी यहाँ पर पहुँच जाती है। ये सब देख सियोन चो को अपने पुराने घर में लेकर जाती है, जहाँ पर वो पहले अपने फादर के साथ रहा करती थी। इधर हमें पता चलता है कि सियोन के फादर सियोन के कपड़े उतरवा कर उसकी ड्राइंग बनाते थे। यहाँ एक ड्राइंग भी थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में किलर के पास देखा था। आगे सियोन बताती है कि उसके फादर उसके साथ जो कुछ भी करते थे वो उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को पता था और वो सियोन का इकलौता दोस्त था जो कि सियोन की ही एज का था। लेकिन एक दिन जब सियोन के घर पर आग लग गई और वो लड़का सियोन को बचाने आया, तभी सियोन के फादर वहां आ गए और सियोन को उठाकर वहां से ले गए और उस लड़के को वहीं आग में छोड़ दिया। ये सब बताते बताते सियोन रोने लगती है। जिसके बाद चो अपने एक ऑफिसर से सियोन के पड़ोस में कौन रहता था उसकी इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव मिंग को पता चलता है कि कुछ दिन पहले सिंजो नाम के एक लड़के की बिल्डिंग से कूदकर मौत हो गई थी। असल में उसने एक पेंटिंग चुराई थी जो कि सियोन के फादर की थी और वो बहुत कीमती थी, जिसका कोई मूल्य लगाना नामुमकिन था। तो अब मिंग सिंजो के छोटे भाई का पता लगाता है और अब उसका छोटा भाई सिंजो जहाँ से गिरा था उस अपार्टमेंट तक मिंग को ले चलता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये वही अपार्टमेंट था जिसमें स्टार्टिंग में ह्यून गया था। मिंग को यहाँ पर वही पेंटिंग दिखती है जो हमने शुरुआत में देखी थी और ये थोड़ी फटी हुई थी। साथ ही में यहाँ पर वो सारे औजार थे जिससे विक्टिम को काटा गया था। इससे मिंग को समझ आ जाता है कि यहीं पर किलर ने सारे विक्टिम को मारा था। तभी मिंग वहाँ के एक फ्रिज को खोलता है और इसमें उसे सियोन के फादर का हेड मिलता है, यानी कि किलर सियोन के फादर भी नहीं है। जिसके बाद मिंग कुछ फोटोग्राफ्स देखता है और उसे पता चल जाता है कि असली किलर कौन है और इसे बताने के लिए मिंग चो को कॉल करता है। पर तभी किलर यहाँ पर पहुँच जाता है और वो मिंग को मार डालता है, लेकिन मरने से पहले मिंग उस फोटो को प्रिंटर में डालकर छिपा देता है और उस प्रिंटर में मिंग का थोड़ा सा खून भी लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि चो भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को इधर देखता है। इतने सारे मर्डर्स होने के बाद और टीम का एक ऑफिसर गंवाने के बाद चो को इस केस से हटा दिया जाता है। जिसके बाद रात को चो वापस से इसी क्राइम सीन पर आता है। चो देखता है कि इस अपार्टमेंट के रूम का नंबर 702 था और ये वही नंबर था जो किम ने लिखा था। आगे चो अंदर जाकर बहुत रोता है। असल में चो मिंग का बहुत पुराना साथी था। जिसके बाद मॉर्निंग में चो सियोन से मिलकर उसे बताता है कि अब ये केस उसके पास नहीं है और तुम्हें नए ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करना होगा। इसे सुन गुस्से में सियोन यहाँ से चली जाती है।
सियोन के जाने के बाद चो के पास एक ऑफिसर आकर बताता है कि सियोन के घर के पड़ोस में कोई लड़का नहीं रहता था और सियोन के पड़ोसी की सिर्फ 6 बेटियां थी, जिसमें से छोटी लड़की का नाम लीसा था। इसे सुन चो लीसा के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ नए ऑफिसर को मरने से पहले मिंग द्वारा मंगवाई गई एक फाइल मिलती है जिसमें लीसा की फोटो थी और ये उसी दिन की फोटो थी जिस दिन मर्डर हुए थे। वहीं हॉस्पिटल में लीसा चो को देख लेती है, इसलिए अब लीसा अपने घर जाकर अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है और दीवार पर खून डालकर उसे मिटाने लगती है। असल में ये खून उन्हीं विक्टिम्स के थे और लीसा इस खून को यहाँ से हटाना चाहती थी। अब लीसा के जाने के बाद इधर सारे ऑफिसर्स पहुंच जाती हैं और इन्हें यहाँ पर किलर के सारे सबूत साथ में एक कटा हुआ हाथ भी मिलता है। साथ में ऑफिसर्स को बाथरूम में खून के निशान भी मिलते हैं। दूसरी तरफ चो को सियोन का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो बता रही थी कि वो लीसा से मिलने जा रही है क्योंकि लीसा ने उसे एक स्टोर में बुलाया है, लेकिन उसे थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए उसने ये वॉइस नोट चो के लिए छोड़ा है। अब वापस से सीन लीसा पर आता है जो कि एक मॉल में जाकर अपने लिए नए कपड़े लेती है। हम इधर लीसा के पैर में एक जला निशान नोटिस करती हैं, मतलब कि लीसा ही वो लड़का है जो बचपन में सियोन के घर के पास रहता था। दूसरी तरफ सियोन स्टोर में पहुंच जाती है, तभी लीसा भी वहां पर आ जाती है जो कि सियोन को गाना सुनने के लिए हेडफोन्स देती है और अब सियोन गाना सुनने लगती है। इसी बीच लीसा एक शार्प नाइफ निकालती है और उसी समय चो भी इस स्टोर में पहुंच जाता है। चो को देखते ही लीसा सियोन को होस्टेज बना लेती है और उसके गले को काटने लगती है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है और इधर लीसा नीचे गिर जाती है। असल में ये गोली सियोन ने चलाई थी और ये वही गन थी जो चो ने सियोन को उसके प्रोटेक्शन के लिए दी थी। लीसा के मरते ही सारे केस सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीसा ही असली कातिल थी और उसी ने सबको मारा था, क्योंकि शायद वो सियोन को बचपन से प्यार करती होगी और जो भी मर्द सियोन के पास आता था या जो भी मर्द सियोन को परेशान करता था, लीसा उसे मार डालती थी। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि सियोन कल वापस से पेरिस जा रही है। सियोन चो को भी अपने साथ चलने के लिए पूछती है, लेकिन चो यहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि उसका यहाँ पर बहुत सारा काम था। तो इसे सुन सियोन चो को एक तोहफा देती है और उसे अलविदा कहकर चली जाती है। यहाँ पर चो सियोन को जाता हुआ देखता है। इससे हमें पता चलता है कि असल में चो भी सियोन के नम्र बिहेवियर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। इसके बाद रात को चो सियोन की वीडियो देखता है। ये वही क्लिप्स थी जो किम ने अपने हिडन कैमरा से रिकॉर्ड की थी। वीडियो में चो सियोन के हाथ में एक बटन नोटिस करता है। सियोन इस बटन को देखकर अपने ड्रॉर में रख देती है, तो ये देखकर चो जल्दी से सियोन के घर का वो ड्रॉर खोलता है जिसमें वीडियो के अंदर सियोन ने वो बटन डाला था। ये वही बटन था जो मूवी की स्टार्टिंग में चो ने सिंजो के कोट से निकाला था। इस ड्रॉर में चो को एक चाबी मिलती है, तो अब चो उस चाबी को लेकर उसी अपार्टमेंट में जाता है जहाँ से सिंजो की गिरने से मौत हुई थी और ये अपार्टमेंट उस चाबी से खुल जाता है। चो जल्दी से उस अपार्टमेंट की खिड़की के पास जाता है जहाँ से सिंजो चोरी करते टाइम गिरा था। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि उस दिन सिंजो वापस से चोरी करने आया था, पर उस टाइम इधर सियोन भी मौजूद थी और उसने सिंजो को देख लिया था और सियोन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में सिंजो यहाँ से गिर गया और सियोन के हाथ में सिंजो का बस वो बटन रह गया। इसके बाद अब चो उस प्रिंटर के पास जाता है जहाँ पर मिंग मरा था। चो प्रिंटर के ऊपर खून लगा देख उसे खोलता है और इस प्रिंटर में चो को एक फोटोग्राफ मिलती है जो कि मिंग ने छिपाई थी। इस फोटो में सियोन के साथ लीसा, वूजिन, ह्यून, पार्क और किम थे और ये फोटो उस फॉरेस्ट वाले घर की थी। तो अब चो उस घर में जाता है और वो देखता है कि इधर एक बड़ा सा ह्यूमन साइज एक्वेरियम था जिसमें विक्टिम के बाकी गुमे हुए पार्ट्स को सिल के रखा गया था और यहाँ पर सिर्फ एक सर की कमी थी। लेकिन तभी चो की नज़र सामने एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें सियोन की फेस थी और सियोन के फेस के साथ ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है। असल में ये पेंटिंग भी सियोन के फादर ने ही बनाई थी। जो गुस्से में उस एक्वेरियम को फोड़ देता है जिससे सारा पानी बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन प्लेन में बैठी हुई थी। यहाँ पर एक आदमी सियोन से पूछता है कि क्या आप पहली बार पेरिस जा रही हैं, तो सियोन मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देती है। इसका मतलब अब सियोन का अगला शिकार ये लड़का होने वाला है और सियोन की स्माइल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। असल में इस मूवी की मेन खलनायिका सियोन थी
और उसका साथ लिसा दिया करती थी। लेकिन जब लिसा को लगा कि वो फंसने वाली है तो लिसा ने सियोन को मारकर भाग जाने का प्लान बनाया, पर वो सियोन के हाथों ही मारी गई। असल में सियोन मानसिक बीमारी से जूझ रही थी क्योंकि उसके फादर ने उसे बचपन में मेंटली बहुत टॉर्चर किया था। इसलिए सियोन ने 5 साल पहले ही अपने फादर को मार डाला था और सबको लगा कि सियोन के फादर अब्रॉड चले गए। सियोन ने अपने फादर के हेड को फ्रिज में इतने टाइम से प्रिजर्व करके रखा था। वहीं रही बात विजिन, पार्क, किम और ह्यून की, तो ये सारे ही सियोन को प्यार करते थे। लेकिन बचपन में हुई घटनाओं के कारण सियोन को मर्दों से नफरत होने लगी थी और इसलिए उसने लिसा को अपने साथ मिलाकर इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। और जिस तरह से मर्डर किए गए थे उस पैटर्न से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सियोन की मानसिक स्थिति कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसे मर्दों से कितनी ज्यादा नफरत थी, क्योंकि पूरी मूवी में सिर्फ मर्दों के ही शरीर को काटा गया है। वहीं एंड में सियोन ने चो को भी पेरिस चलने के लिए इनवाइट किया था, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद सियोन चो को अपना अगला शिकार बनाने वाली थी, क्योंकि किम का सर चो की गाड़ी में मिला था। पर चो ने सियोन के साथ पेरिस जाने से इनकार कर दिया और वो बच गया। नहीं तो अगर वो सियोन के साथ पेरिस चला जाता तो चो की भी हालत बाकी 4 विक्टिम जैसी होती और शायद हमें इस मूवी की सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। वहीं मूवी के लास्ट सीन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सियोन आगे भी ऐसे ही आदमियों को मारती रहेगी, क्योंकि अब शायद वो कोरिया कभी वापस ही नहीं आए और पेरिस में ही अपना ये काम आगे बढ़ाएं। वहीं रही बात उस पेंटिंग की, तो असल में बचपन में सियोन ने अपने फादर की वो पेंटिंग गुस्से में फाड़ दी थी और जो पेंटिंग चो ने सियोन के पुराने घर में देखी थी वो बिल्कुल ठीक थी। यानी कि सियोन ने ही शायद वो पेंटिंग दोबारा से बनाई होगी, क्योंकि वो एक पेंटर थी और जो पेंटिंग उस अपार्टमेंट में थी वो थोड़ी सी फटी हुई थी, यानी कि वही असली पेंटिंग थी जो उसके फादर ने बनाई थी। असल में ये पेंटिंग एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसमें डॉक्टर निकोलस ट्यूलिप एनाटॉमी के बारे में बता रहे हैं। तो होप है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें।